दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार देवांगन एक बार पुनः आप सभी के सामने हूँ। बहुत दिनों की गैप के बाद में आप लोगों के सामने आया हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने सीसीएस कंडक्ट रूल और सीसीए रूल पे जो बनाए गए वीडियो है उसे बहुत सराहा आपने। आपके मैसेजेस मैंने पढ़े और आप लोगों ने मुझे कहा कि जीएफआर पर मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आऊं, जनरल फाइनेंशियल रूल पर मैं कुछ वीडियोस लेके आऊं। आप सभी की परीक्षा बहुत नजदीक है, यूपीएससी की परीक्षा है और एनबीएस की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, दिस जीएफआर आई एम गोइंग टू टॉक इज लेटेस्ट वन, दैट इज जीएफआर 2019, द लेटेस्ट अमेंडमेंट। यूट्यूब में कुछ वीडियोस हैं, कुछ पीडीएफ हैं जिनसे साथी हमारे तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वो जीएफआर 2017 पे वीडियोस बने हुए हैं एंड दिस वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लेटेस्ट वर्जन। सो आई होप इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। आप यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से और व्हाट्सएप में या ईमेल के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। टुडेज टारगेट आई हैव टेकन एज 50 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आई विल ब्रिंग 4 videos on GFR 2019, each containing 50 questions। तो आप वीडियो पे बने रहिए, चारों पार्ट देखते हैं और फिर बाद में एक आप जैसे कि आप सभी ने सजेस्ट किया एक मैराथन वीडियो रहेगा जो पूरे 200 क्वेश्चन को कवर करेगा। तो इन 4 दिनों पे जीएफआर और आपके यदि आपने इन जीएफआर को कंप्लीट कर लिया 10 मार्क्स आर गोइंग टू बी सॉलिड, दैट आई प्रॉमिस यू। तो चलिए शुरू करते हैं। विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। The very first question here given, you can read on the screen. The Consolidated Fund of India is defined under which article of Constitution of India? ध्यान रखें, जो जीएफआर बनाए गए हैं, फाइनेंशियल रूल जो बनाए गए हैं, उसके अंतर्गत कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होती है। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मैं आगे जाके बहुत डिफाइन करने वाला हूं क्योंकि इसके 5 प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इससे कितने डिवीजन होते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। बहरहाल आर्टिकल नंबर 266 पे इसकी चर्चा की गई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउ इज द फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल? आप सभी को मालूम है हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। Which ministry has the power to modify the system and procedures established by the general financial rule? जो सिस्टम है, जो प्रोसीजर है, उसको कौन सी मिनिस्ट्री मॉडिफाई कर सकती है? ऑफ कोर्स आप सभी ने सही सोचा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज ऑल द पावर टू चेंज इट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंस प्रॉपर्टी which should be observed by an officer? Financial property means financial acceptance morally and socially by an officer with regard to the expenditure and payment of money from public fund। दोस्तों एक ट्रिक की बात बताता हूं, हालांकि ये कोई गेसिंग नहीं है, लेकिन जहां तक आप देखेंगे और मैंने देखा है ऑल द अबव जहां कहीं भी आंसर होता है, फिर से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑल द अबव जहां पे है वो उसका आंसर होगा, बल्कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखने की आवश्यकता है जहां कहीं भी ऑल द अबव है और आप टिक करते जाइए कि एग्री, जैसे एग्री तो यस, डिसएग्री तो क्रॉस, फिर आपको आपका आंसर जल्दी से मिल जाएगा। तो देखिए, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसिया, प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया नहीं होना चाहिए, मोर देन द ओकेजन डिमांड। करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल सही बात है। Every officer should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money। भाई हमारे जेब में 10,000 रुपए हैं तो हम उसका बजट एलोकेशन करते हैं, बजट बनाते हैं, उसे कितनी सावधानी से खर्च करते हैं, तो वैसा ही रिस्पॉन्सिबल फेलो को पब्लिक फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर्स ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर to pass an order which will directly or indirectly to its own advantage। आप अपने खुद के एडवांटेज के लिए कोई आदेश जारी मत कीजिए।
तो तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट which have not been delegated to a subordinate authority shall vest in। किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, हायर अथॉरिटी ने सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को फाइनेंशियल पावर नहीं दिए हैं, तो वो पावर हमेशा फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रहेगा। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूं, आई एम रीडिंग इट इन इंग्लिश एंड एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी, सो दैट both our fellows, those who belong to English medium as well as Hindi medium, may be benefited by the video. Some of the fellows told me that voice clarity is not there. You can use headphone and definitely you will be getting voice clarity. Question number 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। Who is responsible in the case the expenditure exceeds the budget allocation? बजट एलोकेशन में यदि एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल? ध्यान रखेंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज ही इज कंट्रोलिंग ऑफिसर, ही हैज टू कंट्रोल इट। ध्यान रखेंगे इसे। नाउ व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंट्रोलिंग ऑफिसर विथ रिगार्ड टू बजट एलोकेशन? क्वेश्चन नंबर 6 का काउंटर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप कंट्रोलिंग ऑफिसर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन, निश्चित रूप से घर में भी हम बजट बनाते हैं। घर का जो हमारा बजट होता है कि हमें इस मद में इतना खर्च करना है, तो वो ना घटना चाहिए ना बढ़ना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फॉर द पर्पज फॉर विच द फंड हैव बीन एलोकेटेड। दिवाली के समय भाई मैं 3000 रुपए के कपड़े खरीदूंगा, तो अब ऐसा था नहीं कि 3000 हमने बजट बनाया और 9000 रुपए के खर्चा कर दे, तो एक्सपेंडिचर तो एक्सीड होगा ही। ऐसा ही मिनिस्ट्री में यही बात तय होती, तो दोनों चीजें सही हैं। टू फॉर्मुलेट एडिक्वेट कंट्रोल मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एरर्स एंड इरेगुलरिटीज एंड गार्ड अगेंस्ट वेस्ट एंड लॉस ऑफ मनी, डेफिनेटली ऐसा कंट्रोल मैकेनिज्म उसे बनाना होगा जिससे हम ये पता कर सके कि गलती कहाँ हो रही है। तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला काम करके देखिए, ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न क्रमांक 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सैंक्शंस which need not be endorsed to audit officer। कौन सा ऐसा सैंक्शन है जिसमें ऑडिट ऑफिसर का प्री अप्रूवल या सपोर्ट जरूरी नहीं है? ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न क्या है? ऑडिट ऑफिसर लिखा है, तो सैंक्शन रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ एडवांस टू एम्प्लॉय, ये डीडीओ कर सकते हैं, स्कूल के रिस्पेक्ट में प्रिंसिपल। सैंक्शंस रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट और प्रमोशन और ट्रांसफर ऑफ गजेटेड एंड नॉन गजेटेड ऑफिसर, ये डीसी या उनसे बड़े लेवल की अथॉरिटी करेंगे, अपॉइंटिंग अथॉरिटी करेंगे। सैंक्शन रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट, ये उनसे भी बड़े लेवल के ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर लेवल के लोग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ऑल द अबव। इन तीनों का ऑडिट ऑफिसर से कोई रिलेशन, उसके अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 9। टू whom should a report regarding loss or shortage of public money, department revenue, stamp, opium stores etc. be made by any subordinate authority? कोई सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है तो इन सब के लॉस के लिए वो किसे रिपोर्ट करेगा? तो ही शुड रिपोर्ट द सेम टू फर्स्ट टू स्टेटूटरी ऑफिसर, देन टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी एंड देन टू प्रिंसिपल ऑडिट ऑफिसर। इट मींस ही हैज टू रिपोर्ट ऑल द अबव। उसे सभी अधिकारियों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। चलिए कुछ अमाउंट की बात कर लेते हैं। जो अमाउंट की बातें होंगी उसमें आपको बहुत ज्यादा पिन पॉइंट रहने की आवश्यकता है। व्हाट इज द मॉनिटरी लिमिट ऑफ पेटी लॉस विच नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी? ऐसे कितने रुपए का लॉस है जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है? तो द अमाउंट इज 10,000 रुपीज। उसे आप अपने आप ही देख सकते हैं, अपने स्तर पर निपटारा कर सकते हैं। When the loss of government money arises due to erroneous or irregular issue of check, it should be reported to। चेक से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से गवर्नमेंट को कोई लॉस होता है, तो इस बात की सूचना आप किसे देंगे? ध्यान रखेंगे, आप इस बात की सूचना देंगे कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा CAG कैग, ये होता है कंट्रोलर ऑडिट जनरल। ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, ये वाली पोस्ट होती है। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोलर जनरल ऑफ
अकाउंट्स की बात करें, इन दोनों पोस्ट पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉनिटरी लिमिट इन केस ऑफ थेफ्ट, फ्रॉड एक्सेट्रा अबव व्हिच द केस इज टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, दो तरीके के लॉस होते हैं, एक तो होता है मैन मेड और एक होता है नेचुरल। नेचुरल में आ गए आपके फ्लड, फायर और एनी अदर कैलामिटीज। तो दोनों ही केस में 50,000 रुपीज या अबव का है तो आप उसे रिपोर्ट करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 देखिए क्या लिखा है। इन केस ऑफ थेफ्ट और फ्रॉड, मैन मेड है तो 50,000 रुपीज तक जो अमाउंट है उससे अधिक। व्हाट इज लेट मी क्लैरिफाई, आई एम सॉरी, what is the monetary limit in case of theft, fraud etc above which the case is to be reported to the police for investigation? And here the correct answer is C, 1 lakh rupees and above, तो उसे आपको for you have to report to police for the investigation. I hope I am very clear to you in this regard. State the monetary limit up to which any loss of immovable property, immovable property के केस में फायर या फ्लड के द्वारा अगर कुछ आपको लॉस होता है कैन बी रिपोर्टेड बाय ए सबऑर्डिनेट अथॉरिटी टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, पुलिस की बात नहीं है, टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी एंड द अमाउंट फिक्स्ड इज 50,000। फ्रेंड्स, इन दोनों पे कंफ्यूज नहीं होंगे। 1 लाख एंड अबव को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन, और 50,000 रुपीज तक का अगर कोई नेचुरल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लॉस होता है तो उसे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को हम रिपोर्ट करेंगे। व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर, ये प्रश्न क्रमांक 3 या 4 में पूछा गया था, इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग टू 31 मार्च। हम सभी को इसका उत्तर बहुत अच्छे से मालूम है। प्रश्न क्रमांक 15 की ओर हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज अ बजट, यस, बजट क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बजट आप ध्यान रखेंगे, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना हमें रेवेन्यू मिलने वाला है और कितना एक्सपेंडिचर होने वाले हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, दैट इज नोन एज बजट। हम इसे मिसअंडरस्टूड करते हैं, बजट आता है इस चीजों के दाम बढ़ गए, इन चीजों के दाम घट गए, तो दाम बढ़ा या घटना डिपेंड करता है व्हाट रेवेन्यू द गवर्नमेंट इज गोइंग टू जनरेट एंड हाउ मच एक्सपेंडिचर दे आर गोइंग टू मेक इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। तो बजट की डेफिनेशन ध्यान रखिए, अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज बजट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, who is responsible to submit the budget of the central government before both the houses of the parliament before commencement of a financial year? कौन बजट पेश करता है, बहुत अच्छे से मालूम है आपको, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया विल कवर द बजट। ये क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी जा सकता है और शायद पूछा भी जाए। फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर इज द रेलवे बजट इंक्लूडेड विद द जनरल बजट? ये भी ऑनरेबल नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टरशिप में हुआ, उनके टेन्योर में हुआ, और ये प्रारंभ हुआ 2017-2018 से। टेक्निकल क्वेश्चन है, याद रखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ बजट टू द पार्लियामेंट? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो ये बताता है कि आपको प्रोविजन फॉर द प्रिपरेशन, फॉर्मुलेशन एंड सबमिशन ऑफ द बजट की बात करता है? तो 5 आर्टिकल है, ध्यान रखेंगे, 112, 113, 114, 115, 116। तो आर्टिकल नंबर 112 से लेकर 116 तक इसकी चर्चा की गई। प्रश्न क्रमांक 19 की ओर बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट टू इशू गाइडलाइन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम? अब ये जो बजट है वो यूनियन बजट की बात नहीं हो रही है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, केंद्रीय विद्यालय का बजट, फिर इंडिविजुअल केंद्रीय विद्यालय का बजट, ऐसे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बजट प्रिपेयर किए जाते हैं उसमें आप नेचुरली फाइनेंस मिनिस्ट्री की, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मदद और गाइडलाइन ले सकते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हेल्प यू आउट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम फॉर्म पार्ट ऑफ बजट? इनमें से बजट का हिस्सा कौन होता है? ए, बी, सी या डी? फ्रेंड्स, फिर से ऑल ऑफ अबव आया है, देखते हैं ऑल ऑफ अबव काम करता है कि नहीं। एस्टिमेट्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेट, सर्विसिंग चार्जेस एंड एनी रिपेमेंट ऑफ लोन। फ्रेंड्स,
ये DEBT, इसे डेट पढ़ते हैं, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, बी इज साइलेंट, रिमेंबर, डेट पढ़ेंगे। लिखते समय DEBT लिखेंगे, लेकिन पढ़ते समय डेट पढ़ेंगे। तो एस्टिमेट ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेट सर्विसिंग चार्जेस एंड एनी अदर रिपेमेंट ऑफ लोन, ये बजट का हिस्सा होता है। एस्टिमेट्स ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट, ये बजट का हिस्सा होता है। एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कि हम कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये भी बजट का हिस्सा होता है। तो यस, फार्मूला काम कर गया। ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। What are the major components of non-tax revenue? Non-tax revenue का major component क्या होता है? Dividend बिल्कुल होता है। Dividend क्या होता है? That is the profit that is given to the shareholders, or interest you can say, or share in the profit that is given, typically it is given annually. तो dividend तो उसका हिस्सा होता ही है। Profit definitely उसका हिस्सा होता है। Transfer of surplus from RBI, ये भी हिस्सा होता है। तो again your answer is all the above. आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ द एस्टिमेट्स फॉर बजटरी एलोकेशन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, हुज कंसल्टेशन इज नेसेसरी टू प्रिपेयर एन आउटकम बजट एस्टिमेट। याद रखेंगे, आउटकम बजट एस्टिमेट की बात आएगी, सीधा सीधा नीति आयोग के पास जाएंगे आप। यू हैव टू टेक द सजेशन और कंसल्टेशन फ्रॉम नीति आयोग। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर अगेंस्ट द सैंक्शनड ग्रांट। ग्रांट सैंक्शन हो गई है, अब उसके कौन कंट्रोल करेगा? तो कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोलिंग ऑफिसर कंट्रोल करेगा। कंट्रोलिंग ऑफिसर तो कंट्रोल करेगा ही सही, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी उसे कंट्रोल करेगा और डिसबर्सिंग ऑफिसर भी उसको कंट्रोल करेगा। यहाँ पे मैं एक बात बताना क्लियर समझ जाता हूँ। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिफरेंट पर्सन हो गया, डिसबर्सिंग ऑफिसर DDO हो गया, और उसके ऊपर का जो ऑफिसर है जिसे हम अपॉइंटिंग ऑफिसर कहते हैं, वो हो गया कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो ऑल दीज थ्री आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर हो गया ऑल द अबव। आगे बढ़े दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 24 की ओर हम बढ़ते हैं। फॉर ड्रावल ऑफ मनी बाई अ DDO, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, व्हेन अ सिंगल बिल इंक्लूड्स चार्जेस फॉलिंग अंडर 2 or more ऑब्जेक्ट हेड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलो। पहले मैं प्रश्न को एक्सप्लेन कर दूं। कुछ हमने ऐसा सामान खरीदा, कुछ CCA का सामान था, कुछ स्पोर्ट्स का सामान था, दोनों का एक ही बिल है, मे भी आपने एक ही प्लेस से लिया है। ऐसे समय पे बिल का सेटलमेंट कैसे करेंगे या कैसे शेयर को उसमें ऐड करेंगे? सीधा सीधा आप ध्यान रखेंगे, चार्जेस शेल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली ओवर द रेस्पेक्टिव हेड। जो CCA का बजट था वो CCA में जाएगा, और जो स्पोर्ट्स का बजट था वो स्पोर्ट्स में जाएगा। बिल भले एक हो, लेकिन हेड्स अलग अलग रखे जाए, इस बात का ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 25 के लगभग आज के लिए हमने आधा प्रश्न कवर कर लिया है। आगे की जर्नी देखते हैं। विच फॉर्म मेंटेन्ड बाय अ DDO रिकॉर्ड द एलोकेशन अंडर माइनर और सब हेड ऑफ अकाउंट ऑफ ईच बिल। ध्यान रखेंगे, उसे फॉर्म GFR 5 कहते हैं। फॉर्म GFR 5 कहते हैं। Who will maintain the liability register for effecting proper control over expenditure? अब आप इसको ऐसे याद रखेंगे, कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल कौन रखेगा? तो कंट्रोलिंग ऑफिसर, वो लाइबिलिटी रजिस्टर बनाएगा। जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होगा, he will maintain the liability register. Who is competent for approval of excess expenditure over the allotment? अलॉटमेंट हो गया, 1 लाख अलॉटमेंट हुआ, अब उससे ज्यादा एक्सेस एक्सपेंडिचर हो गया, तो इस बात को कौन ध्यान रखेगा? हु इज कंपिटेंट अथॉरिटी टू अप्रूव दिस? तो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी विल, हेड ऑफ द ऑफिस नहीं करेगा, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर नहीं, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है, अकाउंट ऑफिसर ऑफ द बजट सेक्शन नहीं करेगा, कौन करेगा? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी करेगा। प्रश्न 28 की ओर बढ़ते हैं। Department of the central government shall surrender the fund to the dash by the dates prescribed by the ministry before close of the financial year। हम इसको इस तरीके से समझते हैं, सपोज आपको आपकी स्कूल का बजट दिया गया था आपको 53 लाख रुपया, और आपने 50 लाख रुपया खर्च किए, 3 लाख रुपया आपके पास रह गए, तो जो डेट दी गई उस डेट तक आपको 3 लाख रुपया वापस करना है। आप किसे वापस करेंगे? प्रश्न बहुत प्लेन से है और आपने उत्तर छांट लिया होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपको देता है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वापस करेंगे।
whose order is necessary to authorize any payment by the disbursing officer in excess of the fund placed at his disposal. प्रश्न को फिर से समझिए दोस्तों. whose order is necessary मतलब वो अपने मन से नहीं करेगा. to authorize any payment by the disbursing officer in excess of the fund placed at his disposal. उसके पास में एक्स्ट्रा फंड रखे हुए हैं, अगर उससे वो पेमेंट करना चाहते हैं तो किसकी परमिशन आवश्यक होगी. तो ध्यान रखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू विच ही इज सबऑर्डिनेट. हमारे केस में कहें तो हमारे जो डीडीओ है, अभी मैं इसको लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे. हमारे जो डीडीओ हैं वो हमारे प्रिंसिपल है. उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो कौन है? डीसी है, डेप्यूटी कमिश्नर. तो वो किन से परमिशन लेंगे? डेप्यूटी कमिश्नर से परमिशन लेंगे. आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की ओर. द प्राइमरी यूनिट इन अ ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन विल मीन. ग्रांट ऑफ अप्रोप्रिएशन में प्राइमरी यूनिट क्या होता है? प्रश्न आपका सीधा सीधा ये है. तो जो ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट होता है उसे प्राइमरी यूनिट कहा जाता है. याद रखें, ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट को प्राइमरी यूनिट माना जाता है. प्रश्न क्रमांक 31 की ओर आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर. चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? दोस्तों फिर से ऑल द अबव आया है, सारे ऑप्शंस को एक बार देख ले. टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेटली चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल होगा. टू इंश्योर दैट द पब्लिक फंड अप्रोप्रिएटेड टू द मिनिस्ट्री आर डिपार्टमेंट आर यूज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे आर मीन. जिसके लिए दिया है उसमें यूज हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है. टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन अचीविंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव. ये तो सबसे बड़ा गोल है. ये गोल तो खैर है ही सही. इस पॉइंट में शुरू के 2 पॉइंट भी आ गए. तो व्हाट इज द आंसर? ऑल द अबव इज द आंसर. Who will prepare the accounts of the union government every year showing the receipt and disbursement for the year, surplus or deficit generated during the year and changes in government liabilities and assets. प्रश्न को इत्मीनान से पढ़िए. अगर मैं आगे बढ़ जाता हूं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बाद में उत्तर देंगे. इसका उत्तर है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स विल प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ द. देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, कैग इज अ डिफरेंट थिंग. CAG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट. इन दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है और उसमें सुपीरियर ये है और सबऑर्डिनेट ये है. इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे. So here the answer is Comptroller General of Account will prepare for Union Government every year. The report of the CNG CAG along with the accounts of the Union Government will be submitted to. हाँ, अब Comptroller General of Account ने रिपोर्ट बना दी. अब उस रिपोर्ट के ऊपर कैग ने अपनी रिपोर्ट बनाई, वो किसको सबमिट होगी? बहुत टिपिकल और टेक्निकल क्वेश्चन है. बहुत सारे दोस्त सोच रहे फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया को सबमिट होगी. माय डियर फ्रेंड्स, ये गलत उत्तर होगा. वो सबमिट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. आप याद रखें, दैट विल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि कैग की रिपोर्ट और CGA की रिपोर्ट है, वो सबमिट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग सच क्वेश्चन. डोंट बी इन हरी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. What is the period of accounts of the central government for which the annual transactions are recorded? ये देखिए फिर से इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है और आपको उत्तर देना है 1 अप्रैल to 31 March. The account of the government of India are kept in. Accounts of government of India को किस में रखा जाता है? कंसोलिडेटेड फंड में रखा जाता है, या फिर उसे कंटिजेंसी फंड में रखा जाता है, या उसे पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है? ध्यान रखना, उसे ऑल द अबव तीनों फंड में रखा जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 अकाउंट होते हैं, आप उसे कह सकते हैं. एक तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, एक कंटिजेंसी फंड होता है और एक पब्लिक अकाउंट होता है. इन तीनों को हम क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48, 49, 50 करते समय
बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, एक मैं पैराफ्रेज भी दिखाने वाला हूँ। तो याद रखें, द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट इन दिस 3 डिफरेंट फंड्स। हाउ मेनी डिविजन्स आर अवेलेबल इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कितने डिवीजन, मैंने पार्ट्स नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पार्ट्स नहीं पूछा गया है, डिवीजन पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसके 2 डिवीजन होते हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर अवेलेबल इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? तो 2 डिवीजन होते हैं। What type of transaction take place in public account of India? देखिए, अभी हमने बात की कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, जिनको सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद में हम बात यहाँ पे कर रहे हैं पब्लिक अकाउंट क्या होता है, और बात करेंगे कंटिजेंसी फंड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया how many divisions are available in the consolidated fund of India? So there are 2 divisions. What type of transaction take place in public account of India? Public account of India में किस प्रकार के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं? तो relating to date, relating to date, ये कौन से फंड में किए जाते हैं? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में किए जाते हैं। अब इससे संबंधित मैं एक आपको फाइल दिखाना चाहूंगा। इस फाइल में आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड बी क्लियर टू यू। आप इसे पढ़ लेंगे, आई विल मेक इट अवेलेबल। Constitution mention 3 sort of central government funds. The Consolidated Fund of India, आर्टिकल 266 में इसका वर्णन है। The Contingency Fund of India, आर्टिकल 267 में इसका वर्णन है। And the Public Account of India, that is आर्टिकल 266. The topic types of fund in India is included in the IS exams also. It was asked. So that here we are talking about the Consolidated Fund of India. So what is Consolidated Fund of India? इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखिए। It is a fund to which all revenues and payments are credited and debited. In other words, the Consolidated Fund of India is made up of. अब Consolidated Fund of India में क्या क्या होता है ये देखिए जरा। ये एक है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसे इत्मीनान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। Parts of Consolidated Fund of India. Consolidated Fund of India have 5 parts. अभी मैंने बताया था आपको, डिवीजन 2 होते हैं, पार्ट्स 5 होते हैं। रेवेन्यू अकाउंट होता है जो रिसिप्ट कहलाता है, रेवेन्यू अकाउंट, डिसबर्समेंट, कैपिटल अकाउंट, रिसिप्ट, कैपिटल अकाउंट, डिसबर्समेंट, और फिर डिसबर्समेंट चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब व्हाट इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं, और फिर अंत में एक 4-5 लाइन का मैंने कंक्लूजन भी दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप this will be useful to you when you read it. हम प्रश्न क्रमांक 38 की ओर पुनः आते हैं। Who is authorized to open a new head of account of union and state? न्यू हेड खोलने के लिए कौन और है? तो याद रखें दोस्तों, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इज रिस्पॉन्सिबल, कैन ओपन न्यू अकाउंट, इज ऑथराइज्ड टू ओपन न्यू अकाउंट। वेयर आर द ऑब्जेक्ट हेड्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ यूनियन प्रिस्क्राइब? ऑब्जेक्ट हेड्स जो हैं वो कहां पे प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं? रूल 8 ऑफ जीएफआर की, रूल 80 ऑफ जीएफआर की, डीएफपीआर। अब ये डीएफपीआर क्या है वो मैं आपको बता दूं। जीएफआर तो आप जानते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल होते हैं, डीएफपीआर क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल, ये कहलाता है डीएफपीआर। तो ऑब्जेक्ट हेड्स की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो रूल नंबर 8 में मेंशन किया गया है, रूल नंबर 8 ऑफ डीएफपीआर, इसे आप याद रखिए दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 40 की ओर बढ़ते। ट्रांजेक्शंस इन गवर्नमेंट अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू, जो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन होते हैं उसे हम माइनर हेड और मेजर हेड कहते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है ट्रांजेक्शंस इन गवर्नमेंट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर हेड्स, यस। अभी मैंने बताया आपको माइनर हेड्स, यस। फिर बोथ ए एंड बी और नाइदर ए एंड बी, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, 40 का सी आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा? आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत नहीं आता? तो ध्यान रखें, एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल एसेट, एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल एसेट को हम रेवेन्यू परव्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम नहीं काउंट करेंगे।
हु इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बताने की जरूरत नहीं है, स्टेट बैंक में, इंडियन बैंक में, यूनियन बैंक में आपके और मेरे खाते हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक है वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएफएमएस? हम सभी इससे परिचित होंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पब्लिक वर्ड है, ध्यान रखना। परमानेंट फाइनेंशियल ये नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो यहाँ पे दो पब्लिक वर्ड आ रहे हैं। तो ये मॉनेटरी सिस्टम नहीं है, बल्कि कौन सा सिस्टम है? मैनेजमेंट सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है बी, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। What are the government benefits directly availed by the beneficiaries under direct benefit transfer, that is known as DBT, जिसे हम कहते हैं डीबीटी। इसके अंतर्गत किस प्रकार के बेनिफिट लिए जा सकते हैं? कैश बेनिफिट्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, करेक्ट है। इन काइंड बेनिफिट्स थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब नाइदर, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, नाइदर ए नॉर बी। तो मैंने अभी अभी बताया आपको दोनों करेक्ट है, मतलब बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हु प्रिपेयर्स एंड साइंस, प्रिपेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है साइंस, मतलब अथॉरिटी। प्रिपेयर का मतलब वो अपने हाथ से प्रिपेयर नहीं करता, उसके सबऑर्डिनेट प्रिपेयर करते हैं, बट ही इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो हु प्रिपेयर्स एंड साइंस द अप्रोप्रिएशन अकाउंट pertaining to the डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिफेंस। पोस्ट एंड डिफेंस दोनों का अलग अलग होगा, सिंपल सी बात है। तो पोस्ट के भी सेक्रेटरिएट लेवल के लोग करेंगे और डिफेंस के भी सेक्रेटरिएट लोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट इन द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री आर डिपार्टमेंट। तो पोस्टल डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी टू द पोस्टल डिपार्टमेंट और डिफेंस सर्विसेज का सेक्रेटरी टू द डिफेंस सर्विसेज विल प्रिपेयर एंड साइन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स pertaining to the Department of Post and Defense. I hope I am very clear to you, children, friends. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। द अप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टेनिंग टू रेलवे इज प्रिस्क्राइब प्रिपेयर्ड बाय। सिंपल सी बात है, रेलवे का है तो भाई कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर फॉर रेलवे तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा? चेयरमैन रेलवे बोर्ड करेंगे, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, ध्यान रखेंगे। हम इसको फाइनेंशियल कमिश्नर कह देते हैं, वो गलत हो जाएगा। Chairman is responsible to prepare and sign the thing. Where is the union government appropriation accounts, civil का, required to be submitted by CGA, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा किसे सबमिट किया जाएगा? द आंसर इज इट विल बी सबमिटेड टू द पार्लियामेंट। फिर से पढ़ दूं, वेयर इज द यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट required to be submitted by Controller General of Account. So it will be submitted to the Parliament. The annual accounts of the government called the finance accounts prepared by the CGA, Controller General of Account, is countersigned by. उसे कौन काउंटर साइन करते हैं? तो याद रखे सेक्रेटरी जो एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वो साइन करते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री साइन नहीं करती है, फाइनेंस मिनिस्टर साइन नहीं करते, ध्यान रखेंगे। सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उसे साइन करते हैं। लास्ट टू क्वेश्चन फ्रेंड्स फॉर द डे। द सर्टिफाइड एनुअल अकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट शैल बी सबमिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कैग, टू कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया किसे सबमिट करेंगे? तो ही विल सबमिट इट टू द प्रेसिडेंट। हम यहाँ पे फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री कह देते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, व्हाट इज पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट इन टर्म ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल? पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट किसे कहते हैं इन द टर्म्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल, GFR के संबंध में किसे कहते हैं? तो इट इज एन अकाउंट to credit receipts and effect withdrawals by a designated officer, and that is known as personal deposit account, PDA, personal deposit account. So friends, that's all for today. I hope I discussed 50 questions. These 50 questions you must have understood. Do give me your feedback, and I won't request you to subscribe the channel. The only benefit you can get by subscribing is you need not ask someone whether the new video is uploaded or not. You will get intimation, notification
if you are a subscribed one. I'm trying my level best, and I will try to put forward 4 videos on this, and I'm planning for medical attendance rule and leave travel concession rules and all. If you all wish, I will definitely be preparing videos on this. All the best. Thank you. See you in the next video. Have a good day. Happy learning.